नमस्कार दोस्तों। तो ये एक अलग टाइप की वीडियो होने वाली है और इस टाइप की वीडियो में बहुत बार अटकने वाला हूँ। तो जब अटकूँ तो समझ जाना कि भैया ये जो है ये कट टू कट फ्रेम तो चल नहीं रहे। यहाँ पे सिर्फ एक रफ कन्वर्सेशन होने वाली है। और रफ कन्वर्सेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जिस टाइप के टॉपिक्स को मैं डील कर रहा हूँ उसमें मैं सब टेक्निकलिटीज़ नहीं दिखा सकता। रीज़न ये है कि मैं वहाँ टीचर नहीं हूँ, मैं एक स्टोरी टेलर हूँ जो साइंस को लेकर चला है। और दूसरी, अभी देखो म्यूज़िक बहुत अच्छा चल रहा है, अंग्रेज़ी है, ये समझ में मुझे आता नहीं है। तो मेरा नाम है सुफियान आलम। मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है सूफी ट्रैम्प, जिस पे आप लोगों की मदद से, आपके प्यार से अभी 3.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। और ये सीरीज़ चालू करने का रीज़न एक ही है कि इस पर हम थोड़ी डिटेलिंग में बात करते हैं जो मैंने रील्स के थ्रू स्टोरी टेलिंग करनी चाहिए। तो मेरे साथ बैठ चुके हैं हमारे सबसे अच्छे दोस्त, सबसे करीबी दोस्त व्योम रिछाड़िया। ये प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, दिखते नहीं है डॉक्टर वैसे, लेकिन स्टिल सही है भाई। तो चालू करते हैं इस वीडियो को। और कैमरा के पीछे हैं अंकित जी। अंकित हर चीज़ में पीछे है क्योंकि एनआईटी से है वो और आईआईटी से हम है। खैर ड्रॉप आउट था मैं। एनीवेज, तो रिछाड़िया जी चलो बात करें या माइक में आवाज़ फिर माइक वो वही देख रहा था, खरखर करेगी। हाँ बाल। तो यार मैं ये सोच रहा था कि आपने वो रील बनाई थी ना, हाँ। जिसमें आप डिमेंशन समझा रहे हो। हाँ। तो फिर एक उसमें कमेंट्स में भी ये बात आई थी कि जो कीड़े रहते हैं उनके लिए तो 3 डिमेंशन होते हैं। तो फिर मतलब वो बात कुछ समझ नहीं पाया कि हाउ इज इट दैट हम डिमेंशंस परसीव नहीं कर पाते हैं, या वो जो आपने बात छेड़ी थी। अच्छा एक बात बता मुझे, हाँ। अगर मैं किसी लेमैन को, मतलब मेरा मोटिव क्या है अभी जब मैं बात करी कि मैं चाहता हूँ कि मास ऑडियंस तक ये बात पहुँचे। अगर मैं किसी को, कोई मेरी रील देखे या उस स्टोरी को देखे और उसको मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज़ करूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए तीसरा डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या एक आम आदमी रिलेट कर पाएगा? या फिर रिलेट ये कर पाएगा कि भैया एक कीड़ा है? तेरा व्यू क्या? बात सही है, मतलब गिवन द लिमिटेड टाइम फ्रेम एंड ऑल ऑफ दैट कि एक एग्जांपल से क्लियर हो जाता है। बट मैं ये सोच रहा था कि किस तरह, मतलब नहीं अभी देख, बात है, मैंने कीड़ा जानबूझ के इसलिए बोला कि कीड़ा का मतलब ये नहीं है कि कीड़ा कीड़ा है जैसे चींटी या फिर कोई उड़ने वाले छोटे मोटे जीव। कीड़े का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अब वो 2D में रहते का मतलब लोगों ने सोचा, बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भाई तू कौन सी नॉलेज बता रहा है कि 2D है वो चपटा है। चपटा नहीं है, चपटा नहीं है वो। बात यह है कि तीसरा डायमेंशन परसीव नहीं कर सकते। अब 2D होना और तीसरा डायमेंशन को परसीव ना कर पाने में अंतर बहुत है। जैसे अगर इसको एक और तरीके से दिखा सकता था मैं, लेकिन रीज़न क्या है कि मैंने कीड़े का एग्जांपल लिया और वो थोड़ा स्टोरी टेलिंग में अच्छा सा किया आरडी ने। ऋषिकेश धसकटे नाम है उसका, बहुत खूबसूरत एक्टर है। तो बात ये था कि कीड़े से उससे स्टोरी टेलिंग का एक फॉर्मेट बन चुका था। अब आप डॉक्टर साहब, आप भी हैं, अब ये आप मानते हैं कि नहीं मानते कि कई चीज़ें, कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हैं सब 3D ही हैं, लेकिन तीसरा डायमेंशन परसीव नहीं कर सकते कि हाइट एग्जिस्ट करती है। ये हाँ है कि नहीं? तो सही है, यस। अब इसको एग्जांपल ऐसे भी दिखा सकता था। अभी हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, एक रेंज होती है वो, और हम सबको पता है कि हम विजिबल लाइट के अंदर ही देख पाते हैं। अब विजिबल लाइट के देखने का मतलब क्या है कि EM वेव्स करती है, मतलब कि फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ अलग होती है। तो हम एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेंज तक ही EM वेव को देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं विजिबल लाइट। लेकिन क्या इसका मतलब गामा रेज या रेडियो वेव्स एग्जिस्ट नहीं करती? बिल्कुल करती है कि नहीं करती? तो वही मतलब था कि अगर जो चीज़ मैं परसीव नहीं कर पा रहा, देख नहीं पा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उस कीड़े को दिखाने का मतलब ये कि तीसरा डायमेंशन समझ ना पाने का मतलब ये नहीं है कि उसके लिए कि दुनिया में तीसरा डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट करता है, बस हम समझ नहीं सकते। और इसका होल पॉइंट ये था कि जिस हिसाब से स्ट्रिंग थ्योरी काम कर रही है, M थ्योरी काम कर रही है, क्वांटम मैकेनिक्स काम कर रही है, वो ये बोलती है कि हम तीसरे डायमेंशन की बीइंग ना होके हम मल्टीपल डायमेंशन के बीइंग्स है जो सिर्फ 3 डायमेंशन समझ सकते हैं। जैसे इतना हम मानते हैं कि 3 डायमेंशन है, चल इतना तो लेमन कोई भी मानेगा कि 3 डायमेंशन है। अब 3 डायमेंशन है, इसी चीज़ के हिसाब से देखें तो जो कीड़ा था वो तीसरा डायमेंशन समझ नहीं पा रहा था। उसके लिए परसेप्शन के हिसाब से तीसरा डायमेंशन नहीं है, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। ये बात थी। तो क्या ये सब सिर्फ परसेप्शंस की लिमिट रहती है? जैसे कि अभी आपने विजुअल परसेप्शन का बताया कि एक ही टाइप की फ्रीक्वेंसी, हम विजिबल लाइट उसे कहते हैं, बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होती हैं, इतना हमें पता है। और साथ ही साथ जैसे कि जो बैट्स रहती हैं वो हमसे हायर फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुन सकती हैं, इको लोकेशन से वो ट्रैवल करती है। हमारी एक रेंज है जो जिसके बाहर हम नहीं सुन पाते। इसका मतलब उसके रेंज के बावजूद भी साउंड है नहीं है कि नहीं? बात वही। हाँ, बट इज दिस ऑल परसेप्शन की लिमिट है कि यूनिवर्स की सेट लिमिट्स है? नहीं, अभी लिमिट की बात नहीं है, अभी यूनिवर्स की सेट लिमिट पे तो अभी चल हम उस पर चर्चा करते हैं। अभी बात ये हो रही कि ये सारा खेल परसेप्शन का नहीं है, ये सारा खेल अंडरस्टैंडिंग का ही है कि हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि भैया वो चीज़ क्या है। जैसे अभी
चल टॉपिक निकल चुका है, तो अभी जब आइंस्टाइन ने कहा कि स्पेस टाइम कर्व्ड है, अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्व्ड? ये स्पेस आसपास का स्पेस मुड़ा हुआ है, इस चक्कर में ग्रेविटी बनती है। अब ग्रेविटी एक फोर्स है ही नहीं, लोगों ने सोचा ग्रेविटी एक फोर्स है, ग्रेविटी एक धक्का है स्पेस टाइम के कर्वेचर का। तो परसेप्शन का खेल ही नहीं है ये। तो ये अंडरस्टैंडिंग का खेल है। तो क्या ऐसा टाइम आ सकता है कि जैसे आगे जाकर अगर हम और बेहतर तरीके से और गहराइयों में इन चीज़ों को समझ पाएं, डिमेंशंस वगैरह की नॉलेज हमारी बढ़े, तो क्या हम फिर अलग डिमेंशंस में चीज़ें परसीव कर पाएंगे और हमारी नॉलेज और ब्रॉडन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, इंटरस्टेलर मूवी देखिए हम सबने, मैं वही सोच रहा था एक्चुअली। और हमने बाय द वे इंटरस्टेलर की रील आएगी 6 तारीख को आएगी, जो 7 तारीख को रिलीज हो रही है। उसमें क्या क्रिस्टोफर नोलन ने क्या दिखाना चाहा है? उसमें उसने ये कहा है कि शुरुआत तो इस तरह होती है कि पहले एक वर्म होल आता है और वो कहते हैं कि ये वर्म होल वहां पर डाला किसने। तो वो सजेस्ट कर रही थी दे प्लेस्ड इट देयर, एंड बाय दे वो ये कह रहा था कि वो फ्यूचर के ह्यूमन बीइंग्स हो सकते हैं या फिर एक ऐसी एंटिटी है जो जिसकी समझ हमसे ज्यादा है, जो वो एक वर्म होल को बना भी सकता है, सस्टेन भी कर सकता है, और वो इनडायरेक्टली ये चाहता है कि हम उस वर्म होल के थ्रू जाएं और अलग पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करें। ठीक है। अब ये इस डायमेंशन में दे का मतलब आगे चल के क्या निकल के आया? हम ही थे वो, हम ही थे ना वो। हाँ। इसके हिसाब से मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक कई चीज़ें बहुत बूम करती हैं। जैसे एक साइंटिफिक गोल्डन एरा था 1950 से पहले, ऐसी ऐसी डिस्कवरीज हुई हैं साइंस में जिसने पूरे दुनिया को बदल के रख दिया पूरी तरह से। लेकिन पिछले दशक में या 20-30 साल से ऐसे कोई डिस्कवरी हो नहीं रही, मतलब जो बदल दे दुनिया का। अब इसका एग्जांपल सोच कि जैसे ही ऑस्टर्न ने देखा कि भाई करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, फैराडे ने देखा कि भैया मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन सकता है, और फिर लॉरेंस आए, सब आए, लेंस लॉज निकले। उस छोटी सी डिस्कवरी से जिसपे एक बार बीच में क्या हुआ था, जब फैराडे ने पहली दुनिया की मोटर बनाई थी जिसमें एक तार घूम रही थी, तो लोगों ने आकर उसको क्रिटिसाइज किया कि भाई ये तार वार जो तुम घुमा रहे हो उससे क्या होने वाला है, बैटरी बनाओ। तो फैराडे ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, बहुत अच्छी कहानी बोली थी, और बहुत अच्छा एक वर्ड बोला कि भाई तुम्हें पता नहीं है जब एक बच्चा पैदा होता है तो आगे फ्यूचर में चल के क्या बनने वाला है। और आज पूरी दुनिया जनरेटर पर चल रही है, ब्रेक थ्रू हुआ। लेकिन पिछले दशक में ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो मुझे जितना लगता है, जो इंटरस्टेलर भी कहती है एक पॉइंट तक, कि जब एक सर्टेन सही वक्त आता है तब यूनिवर्स अपने सीक्रेट रिवील करता है, एक सर्टेन जोन तक के लिए। शायद नेसेसिटी थी उस जमाने की कि भैया अब तुम घोड़ा गाड़ी छोड़ो, अब कार पे आ जाओ, ये सब छोड़ो, अब तुम रॉकेट बना लो, ये सब बना लो, कम्युनिकेशन बना लो। ये यूनिवर्स ही हमसे करवा रहा है। अभी जैसे ग्लोबल वार्मिंग की बातें बहुत चलती है ना, एक दिन आएगा जब इंसान खुद ढूंढ लेगा कि यार इस चीज़ को, इस मेथड को छोड़ के कुछ नई चीज़ लेके आते हैं। और ये हम नहीं करते, ये क्या म्यूजिक चल रहा है यार ये जो दे की बात है ना, ये दे करवाते हैं। मतलब कि आगे की जनरेशन या यूनिवर्स हमको एक पॉइंट पे आके खुद के सीक्रेट रिवील करता है ताकि वो खुद सस्टेन कर सके। इंटरस्टेलर मूवी में फ्यूचर के बीइंग को एग्जिस्ट करने के लिए अपना पास्ट बचाना था। सो दे आर कॉलिंग अस नॉट टू चेंज द पास्ट but to sustain themselves। अंग्रेजी कितनी अच्छी बोली यार मैंने यार। to sustain their present so that they can eventually sustain their future। Correct। तो आप, अच्छा मैं अभी क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? सिंपल, इतनी इज्जत शुरू में भी दी थी, तूने भी दी थी यार, क्या करे। कैमरा आ जाता है ना तो सबकी इज्जत थोड़ी बढ़ जाती है। कैमरा, हम थिएटर में जब काम करते हैं गालियों के अलावा बात नहीं होती, पता है? नहीं, ये सब झूठ है। चल ठीक है। वो कहते हैं ना, फ्रेंड्स देखा है ना, फ्रेंड्स में कहते हैं कैमरा एड्स 10 पाउंड्स। यहाँ क्या होता है, कैमरा एड्स 10 पाउंड्स ऑफ इज्जत है। तुमसे आप पे आना पड़ता है, गालियां हटानी पड़ती है। दीक्षित के साथ नहीं आती। दीक्षित जो हमारा आइंस्टाइन बना है, एवरीथिंग दैट कैन हैपन। यार बहुत अच्छी स्टोरी है। जब दीक्षित को पहली बार आइंस्टाइन के हमने जो रोल किया, आपने जो पहली रील देखी हुई जिसमें दीक्षित आइंस्टाइन कर रहा है, जिसमें बोर और दीक्षित की कन्वर्सेशन, मतलब आइंस्टाइन कन्वर्सेशन है। और जब उसने वो टेक दिया, मैंने माना कि इस थ्योरी का इन्वेंशन मैं से था। मैं कहा यार ये चीज चलेगी कि नहीं चलेगी। और क्या कमेंट, दीक्षित मेरे भाई, सिर्फ आइंस्टाइनिज्म आ गया, वो एसआर का आइंस्टाइन हो गया। एनीवेज, हां क्या बोल रहा था, बोल। एल्बर्ट शाहरुख आइंस्टाइन। यार बहुत बकवास हो रही है। लेकिन अभी मैं ये बताता हूँ सीरियस, मतलब सिंपल में जवाब देना, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि आगे से, मतलब
इन अ वे नेचर ये डिसाइड करता है कि हम कब क्या जान पाए. नेचर रिवील्स इटसेल्फ एज एंड व्हेन द टाइम कम्स. करेक्ट. बहुत सारे साइंटिफिक थ्योरीज पे बात कर रही है. हाँ, ये मैं नहीं कह रहा भाई, साइंस की बातें हो रही है. हाँ, तो इस हिसाब से फिर क्या ये कहना सही होगा कि ऐसी एक एंटिटी है जो, मतलब ये हमने रील्स में डिस्कस भी किया है कि डज गॉड रियली एग्जिस्ट. तो मतलब क्या एक हायर बीइंग है जो ये सब चीज़ें कंट्रोल कर रहा है, और या फिर ये सब फिर उसमें भी आता है कि इज एवरीथिंग देन प्रीडेस्टिन्ड, कि एक एक टाइम ऐसा आएगा जब धीरे धीरे हम बहुत प्रोग्रेस करेंगे एंड देन स्टॉल भी हो जाएगी वो चीज़ें. देख, अभी इसको पहले हम आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से भी समझ सकते हैं, जिसपे बाय द वे वीडियो आने वाली है, और जो 3 रील अगर आने वाली है, जिसमें मैंने अभी जो मंडे को रिलीज़ करूँगा मैं क्या नाम है इंस्टाग्राम पे, वो यही है कि इज़ एवरीथिंग प्री डिस्क्राइब्ड एंड डिस्टाइंड एज पर एल्बर्ट आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसका एक पार्ट है ब्लॉक थ्योरी. वो ये प्रूव करती है. अगर आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूवन है अभी तक, लेकिन ये पार्ट अगर प्रूव हो गया तो ये उस की थ्योरी है कि ब्लॉक थ्योरी, इसमें वो बताता है कि अगर 2 बीइंग बहुत डिस्टेंस पे है तो सिर्फ हल्का सा मोशन भी ये प्रूव कर देगा कि भाई फ्यूचर एग्जिस्ट करता है. एवरीथिंग इज डिसाइडेड एज पर आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी. मेरी थ्योरी नहीं है ये, हम सब आंसर ढूंढ रहे हैं. आइंस्टाइन ने भी आंसर ढूंढा था. साइंस और फिलॉसफी दोनों की एक चीज़ कॉमन वो है कि वो दोनों ही चीज़ दुनिया समझना चाहती है. साइंस मोस्टली फैक्ट्स पे बात करती है, फिलॉसफी इज मोनली कि भैया जो क्या हम बाद एक हायर डायमेंशन में जाके चीज़ें समझ के आत्मा, इन सब पे बात करते हैं. अल्टीमेट गोल साइंस और फिलॉसफी का एक ही है, दुनिया को समझना. तो ब्लॉक थ्योरी ये ज़रूर कहती है कि एवरीथिंग इज डिस्टाइंड एंड डिस्क्राइब्ड. और बात रही गॉड की, आई बिलीव कि गॉड होते हैं. उसका रीज़न ये है, अब गॉड का फॉर्म ये नहीं कि कोई लंबा दाढ़ी रख के कोई चीज़ है. सिंगुलैरिटी एक वर्ड आता है जिसमें साइंस कहती है कि दुनिया शुरू हुई सिंगुलैरिटी पे. फिलॉसफी बात करती है सिंगल एंटिटी पे, कि दुनिया शुरू करने वाला कोई एक चीज़ था. तो ओवरऑल फिलॉसफी और साइंस मर्ज एक पॉइंट पे कर रही है, बस अप्रोच अलग है. तो आई बिलीव कि है कोई, अब उसको क्या फॉर्म है, क्या रूप है, ढूंढो. ये सब आंसर ढूंढ रहे हैं ना भाई. बात तो सही है, बट आई थिंक प्रॉब्लम यहीं अराइज होती है कि साइंस क्या हो गया, स्पेशली हमारी सोसाइटी में एक सब्जेक्ट बन के रह गया है. साइंस और मैथ्स दोनों काफ़ी हद तक, कि ये क्या है, ये हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक जरिया है. लेकिन इसे इस तरह प्रेजेंट किया जाता है हमें स्कूल में इतने प्रेशर में कि इसे समझो, इसे ये करो, ताकि मार्क्स आएंगे. हाँ, रीज़न ये बाय द वे ऐसी जो सीरीज़ हम मिलकर कोशिश कर रहे हैं. डॉक्टर साहब है जो दीक्षित है, वो NIT का है, कैमरे के पीछे भी NIT वाला बंदा है. मैं IIT PhD ड्रॉप आउट हूँ, नहीं कर पाया भाई, बहुत ज़्यादा रिसर्च चाहिए. रीज़न खैर वो था कि सब्जेक्ट था ना साइंस वहाँ पर भी. नहीं, रीज़न ये नहीं था. रीज़न ये था कि यार IIT में मुझे स्टाइपेंड किसी हालत में लेना पड़ता, लेता जॉब चली जाती, और बहुत जिम्मेदारियाँ हैं भाई, घर को संभालना पड़ता है, इतना वो चीज़ नहीं है. एनीवेज, तो ये ज़रिया ही है कि साइंस को स्टोरी टेलिंग करनी पड़ेगी, ताकि हमारे जो लोग हैं, हम जो लोग हैं एज एन इंडियन लोग हैं, वो ये समझ सकें कि साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं है यार. साइंस एक क्रिटिकल मेथड है तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने का. जिस दिन हम सब लोग साइंस को सब्जेक्ट छोड़ के क्रिटिकल थिंकिंग समझने लगेंगे, उस दिन चेंज आएगा. उस दिन हम लड़ना बंद कर देंगे हर चीज़ में, क्योंकि हमें क्रिटिकल अपने थॉट दे पाएंगे, चाहे मजहब के आधार पर, चाहे रेस के आधार पर, जात के आधार पर. सब तभी खत्म कर सकते हैं हम जब एक रैशनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, और साइंस वो करती है. और स्टोरी टेलिंग करने का रीज़न ही यही था. आज तक मोस्टली में जितना देखा मैंने कि रील्स या इंस्टाग्राम में कोई भी चीज़ हो रही है, या तो वो साइंस बताते हैं एज अ टीचर, या तो कहानियाँ दिखाते हैं. लेकिन हम बचपन से पैदाइशी एक्टर हैं, कम से कम इंडियन लोग. तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मेरे भाई एक बात बता, तुझे जब पुलिस वाला जब पकड़ता है कि भाई तूने बाइक का सिग्नल तोड़ा है, सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या होता है? एक्टिंग आती है कि नहीं आती? साहब छोड़ा ना साहब. साहब जायचं आहे मला. हॉस्पिटल साहब डॉक्टर. पैदाइशी एक्टर है कि नहीं? हाँ, हमारी पैदा होते ही रोता है बच्चा बेमतलब. अरे ये बात है यार, बच्चा अरे कहाँ गया भाई, पता नहीं. रीजन है स्टोरी टेलिंग. हम सब लोग दादा दादी, मम्मी पापा, इन सब से कहानियां सुन के ही बड़े हुए. और अगर हमने साइंस को कहानी दे दी, तो साइंस हमारे लिए सब्जेक्ट ना रह के एक मेथड ऑफ थिंकिंग हो जाएगा. ये स्टोरीज ही हैं जो हम सबको कनेक्ट करते हैं. हम जैसे ही पुलिस वाला हमें पकड़ता है, हम स्टोरी सुनाने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट हम स्टोरी टेलर ही हैं. और हम सबके साथ क्या हुआ, कितनी अच्छी दुर्घटना ये हुई कि हम निकले साइंस पढ़ने,
मैं साइंस बहुत दबा के पढ़ी भाई, मतलब कमाल, टॉपर वॉपर। बीटेक में यार 100% आए मेरे। मजाक कर रहे हैं आप, ज्यादा ही फेंक रहे हैं। मैं रिपोर्ट कार्ड डाल दूंगा, एक सब्जेक्ट में 100 में से 100। मेरा क्लासमेट आके हंसते हुए एंटर करता है, सुफियान भाई ये क्या है। कैमरा एड्स 10 pounds of lies also। सही बता रहा हूँ भाई, तू मत हंस बे। तो नहीं, बात सारी स्टोरी टेलिंग पे ही है। हम कहानीकार हैं और हमारे साथ क्या दिक्कत हो गई कि हमने थिएटर भी कर लिया, 6-7 साल थिएटर कर लिया, उसके बाद हमने पढ़ ली साइंस, और ये जरिया था साइंस को स्टोरी में मिला के आप तक पहुंचाने का, ताकि आप लोग समझ सके कि साइंस सब्जेक्ट नहीं। तो बाय द वे अगली एक रील फ्री विल वाली जो भी मस्त वायरल हुई है कि फ्री विल है कि नहीं, इसके ऊपर 2 रील और आ रही। एक जो वही जो मैंने अभी बात की आइंस्टाइन की ब्लॉक थ्योरी पे, जो मंडे को डालूंगा। एक रील ये आती है कि वार्म होल्स अगर हम स्टेबलाइज कर सकें तो हम ये फिर फैक्चुअल ऑन पेपर दब जाएगी बात कि फ्री विल नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि फ्री विल अगर एग्जिस्ट करती होती तो हम पास में जाके अपना पास चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इस पे सबसे अच्छा डाउट बताऊं क्या आया? मैंने जब ग्रैंडफादर पैराडॉक्स बनाया था रूपल के साथ, रूपल मेरे भाई कमाल के एक्टर है यार, तू उसने ही शुरुआत की थी इस चीज़ की कि यार एक बार ट्राई करते हैं ऐसे सब्जेक्ट। तो अब लोग सोचते हैं कि अगर मैं पास्ट में गया और मैंने अपने दादा को नहीं मारा, कुछ नहीं किया, तो अब कहाँ पैराडॉक्स क्रिएट हुआ ना। अब यही ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एक बहुत एक्सट्रीम मेथड है समझाने का कि पास में जाके तुम चेंज कर दोगे, कितने बड़े चेंज आ सकते हैं। अब क्या दिक्कत है ना, अगर मैं पास में जाके ऑक्सीजन भी ले लूँ, एक सांस भी भर लूँ, तो मैंने सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। वो ऑक्सीजन पे किसी और का हक था इन टर्म्स ऑफ साइंस और वर्ल्ड। तो वही स्मॉल चेंज जो है वो दुनिया तबाह कर सकती है, क्योंकि भैया यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाएगा। भाई मैंने मान ले 10 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो थे, मैंने मस्त बाइक गई यार वैसे, 10 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो थे मैंने किसी एक इंसान के लिए सर्टेन दिए थे, ये तो वो आदमी ले गया। फिर चालू होता है बटरफ्लाई इफेक्ट। एक स्मॉल चेंज भी दुनिया में इतनी बड़ी तबाही या चेंज कर सकती है, हमें पता नहीं। इसके ऊपर लोग बोले, जो बटरफ्लाई इफेक्ट वाली वीडियो बनाई थी उमेद के साथ मैंने, उसमें ये दिखाया था कि अगर इन केस आइंस्टाइन गुजर जाता, नहीं कर पाता, ना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देता, ना जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देता, तो दुनिया अलग होती आज। तो लोग बोलने लगे कोई और करता। भाई कोई और करता, बात वो थी नहीं। बात है स्मॉल चीज़ भी बहुत वास्ट चेंज ला सकती है दुनिया में। तो अगर मैं पास में जाके ऑक्सीजन भी ले लूँ, सांस भी ले लूँ, तो दुनिया तबाह हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्टेड में पहुंच जाएगा कि भैया ये हो नहीं सकता। इसका सॉल्यूशन एक ही है जो मैंने बात करी बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स में, कि अगर मान ले आइंस्टाइन फ्यूचर में आके कुछ इन्फॉर्मेशन लेके पास में चले जाए, वो पैराडॉक्स जो है वो पैराडॉक्स तभी पैराडॉक्स नहीं कहलाएगा जब यूनिवर्स खुद करवाए, कि यूनिवर्स के हाथ में कंट्रोल है। और जो मैंने अभी लास्ट रील मैंने करी थी जिसपे बहुत अच्छा डायलॉग लिखा था यार, मजा आ गया था लिख के। अच्छा और सर क्या डायलॉग लिखा था सर, एक बार आप ही बता दीजिए। मतलब कमाल, कलम मेरे कलम में है, ताकत आई थी, वैसे मैं टाइप करता हूँ कलम। कैमरा एड्स 10 pounds of sophistication as well। अबे हंस में। तो ये था कि यूनिवर्स इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू मेक एनी सेंस टू अस। भैया यूनिवर्स के पास ताकत है, जब मन करेगा सिगरेट रिवील करेगा, जब मन करेगा नहीं करेगा। बाय द वे इस पे एक कहानी बताता हूँ। आइंस्टाइन ने जब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी तो ये कह दिया कि स्पेस कर्व्ड है। इसके ऊपर जब प्रूव करने गए लोग एस्ट्रोनॉमर, 1919 की बात है, उससे पहले 1916 में भी मुश्किल हो रही थी क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रही थी और ब्रिटेन के साइंटिस्ट और जर्मन का साइंटिस्ट दोनों अलग साइड पे थे, पॉसिबल था नहीं। तो 1919 में जब प्रूव करने गए, जिस दिन सोलर एक्लिप्स हुआ, आप स्टोरी में इस पर रील बना रहा हूँ वैसे कुछ दिनों में, उस दिन सर्टेन पीरियड के लिए एक्लिप्स होने वाला था। उससे जस्ट पहले बरसात हो रही थी, दमादम बारिश हो रही थी, और जैसे एक्लिप्स होने वाला है उससे कुछ देर पहले बादल छटते हैं और 3-4 स्पेस के खाली पैचेस आते हैं, बहुत जैसे बादल के पीछे, बादल के बाहर 3-4 बस जगह है क्लाउड्स में। उस गैप्स के थ्रू उन्होंने फोटो लिए। अच्छा। यूनिवर्स ने, ऐसा लगता है यूनिवर्स ने अपने आप को खोला थोड़ी देर के लिए, और उस दिन प्रूव हुआ कि स्पेस टाइम कर्व्ड है। मतलब अगर टाइम को कर्व करने का मतलब ये कहूँ कि अगर मैं अर्थ पे हूँ तो मैं बूढ़ा देर से होऊंगा एज कम्पेयर टू अगर मैं मार्स पे रहूँ, क्योंकि टाइम मार्स पे ज़्यादा तेज़ी से चल रहा होगा क्योंकि उसका मास कम है। ये है साइंस की दुनिया। ये सेंस बना रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है मेरे को भी फिजिक्स ही पकड़ लेनी चाहिए थी। अरे डॉक्टर साहब, अरे आपको क्या ही तू भी डॉक्टर बन जाता, ड्रॉप आउट नहीं लेता तो। हाँ, तो ठीक है, अभी ये तो खैर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक बात जो समझ आई है कि अगर सब कुछ प्री डिफाइंड नहीं होता, हाँ,
तो फिर हम पास में जाकर शायद उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो फिर क्या वो रैंडमनेस आ सकती थी, लेकिन क्योंकि सब कुछ प्री डिफाइंड है। हो सकता है, हो सकता है, अभी भी हो सकता है। स्टिल साइंस इज फाइंडिंग इट्स आंसर। साइंस और फिलोसफी, वही बता रहा हूँ मैं, साइंस और फिलोसफी दोनों की दोनों एक ही चीज कर रही है कि यूनिवर्स का अंतिम सत्य छलावा है, क्योंकि इज रियलिटी इज नॉट लोकली रियल। का मतलब ये कि हम ऑब्जर्व करते हैं। वो एक चीज मुझे समझ नहीं आई यार, ऐसे कैसे हो सकता है कि जब हम किसी भी चीज को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो रिजल्ट चेंज हो जाता है। मतलब दिस मेक्स रील में भी था कि दिस मेक्स नो सेंस एंड इट रियली मेक्स नो सेंस। इसको एक चीज से समझाता हूँ। डी ब्रोगली ने जब बताया कि ये पार्टिकल का भी डुअल नेचर वेव और ये, और श्रोडिंगर्स बात कर चुका था कि भैया जैसे ही तुम प्रिसाइजली मोमेंटम कैलकुलेट कर लोगे तो पोजीशन नहीं कर पाओगे कैलकुलेट। अच्छा। मतलब उसको कैसे समझ, जैसे अभी ये देखते हैं, इसकी एक साइड ये है और इसकी एक साइड ये है। अब अगर मैं इसको घुमाते रहूं तो हमें पता नहीं अभी किस स्टेट में, लेकिन एज प्रिसाइज वी नो दिस स्टेट। अगर आप कैमरा यहाँ पे लाएंगे कि जैसे ही मैंने बोल दिया कि भैया मैं इस साइड को देख पा रहा हूँ, तो मैं 100% अनसर्टेन हूँ कि पीछे क्या है। इसको इस एग्जाम्पल समझ, इफ यू, मतलब रियलिटी जो है ना एक सिक्के के दो पहलू हैं। तुम एक बार में एक ही चीज पूरी तरह से अच्छे से देख पाओगे, और जैसे तुमने उसको पूरा कंप्लीटली ऑब्जर्व कर लिया, पीछे क्या हो रहा है हमें नहीं पता। तो ऑब्जर्वेशन चेंज रिजल्ट का मतलब ही है, तुम जो ऑब्जर्व कर रहे हो तुम्हारे पास नेचर की वो रियलिटी सामने आ रही है और पीछे रह जा रही है। इसको कहते हैं डुअलिज्म, जिस पे बोर्ड ने बाद में काम किया। नॉर्मली पहले साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, सोचते थे कि दुनिया को हर चीज पहलू में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बोर भी इस पे काम कर रहा था। और आइंस्टाइन भी यही मानता था कि दुनिया, गॉड डजंट प्ले डाइस विद अस यार, मतलब ऐसा कैसा है, मतलब कि कुछ भी मन करेगा कर देगा। तो वो सोच रहे थे कि दुनिया कंप्लीट कैलकुलेटिव, लेकिन दुनिया कैलकुलेटिव ना होकर दुनिया का अब तक जो सत्य सामने आ रहा है वो ये है कि वो छलावा ही है। वो अपने आप को, उसका रियल बिहेवियर यही है कि वो रियल नहीं है। क्या लाइन लिखी बे, क्या लाइन करी, कौन सी रील में डालेगा वो भी बताइए। आएगी आएगी इसमें आएगी यार, अच्छी थी यार ये वाली। इस पे रिकॉर्ड कर लियो, नोट वर्ड कर लियो इसको। बाय द वे ये डिस्कशन इसलिए कर रहे थे कि हम जो अगली 3 रील रिलीज होने वाली है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जो हमने शूट करी है, जो मंडे को रिलीज करूंगा, कि इसमें आइंस्टाइन की ब्लॉक थ्योरी है। उसमें ग्राफ्स बताए मैंने कि कैसे अगर दूर प्लेनेट पे बैठा एक बंदा हल्का सा भी मूव करेगा तो आइंस्टाइन ने कहा कि अगर मोशन जो है टाइम के सेंस को बदल सकता है। ठीक है, अगर मैं मूव करूंगा तो मेरे लिए टाइम स्लो चलेगा, स्लो चलने का मतलब एक्चुअली स्लो चलेगा। तो उस वजह से वो चीज़, वो ग्राफिकल मैंने मेथड समझाया कि भैया वो चीज़ कैसे प्रूव कर देगी कि वो बंदा जो हमारी तरफ मूव कर रहा होगा, बहुत लाइट ईयर्स दूर है, तो उसके लिए हमारा जो, उसका जो आज होगा वो हमारा फ्यूचर होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा फ्यूचर देख सकता है। इंफॉर्मेशन तभी पहुंचेगी जब लाइट ले जाएगी, मगर वो ये प्रूफ करता है कि भैया फ्यूचर प्री डिफाइंड होना चाहिए। या तो आइंस्टाइन गलत होगा, अगर सही होगा तो भैया ये मान लेना जो सब कुछ किया जा रहा है वो करवाया जा रहा है। हम बहुत छोटे से खिलौने हैं, कठपुतली है जो मैं दिखाया उसमें। हमें लग रहा है कॉफ़ी अच्छी है, कॉफ़ी पी रहे हैं। बात तो सही है, एक और, हाँ बोल। मतलब फॉर कॉन्वर्जेशन से अभी कई सारी चीज़ें जो आइंस्टाइन कहते हैं कि जैसे लाइट जो है, नो ऑब्जेक्ट और नो पार्टिकल कैन अटेन द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज दैट विल मैनिपुलेट, मतलब तुम्हारा काफ़ी सारी चीज़ें परसेप्शन ऑन द स्पेस टाइम फैब्रिक। हाँ, बट है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं ना जो लाइट से तेज जाते हैं। लेकिन मेरे भाई बात यही है कि उस पर यही बात हो रही है कि वो स्पेस टाइम के बाउंडेशन के अंदर नहीं। आइंस्टाइन की बात सारी यही है कि सब चीज़ स्पेस टाइम के ऊपर, फैब्रिक के ऊपर, स्पीड ऑफ लाइट से चल नहीं सकते, और चलेंगे तो टाइम स्लो हो जाए, टाइम रुक जाएगा और दुनिया, यूनिवर्स। बाय द वे ऐसे वो आया कि जो मैंने अभी रील बनाई थी दीक्षित के साथ कि टाइम के लिए, वो क्वेश्चन तू पूछ रहा था ना कि लाइट के लिए टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने स्पीड ऑफ लाइट अटेन की तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि टाइम रुक जाएगा। अब इस पर सबसे बड़ा सवाल जो मैंने उसमें भी बोला कि यूनिवर्स के हर कोने में वो इंस्टेंटली पहुंच जाएगा, इसका मतलब तू बता क्या है? इसका मतलब मुझे खुद ही नहीं समझ आया, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो हमारा परसेप्शन है, हमें तो इन्फॉर्मेशन, हम एक पर्टिकुलर लिमिट है वो हमारी। बात ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लाइट का पार्टिकल एट द वेरी मोमेंट जब वो बना तो यूनिवर्स के हर कोने पे पहुंच सकता है। इसका मतलब क्या है, कैसे पहुंच सकता है? क्योंकि वो उतना तेज तो कोई भी नहीं ट्रैवल करता। बट नहीं, मुझे वो बात नहीं समझ आई। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही होने वाला था कि उसके लिए पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट तीनों एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें तो हम ऐसा क्यों कहते हैं कि सन जब राइज होता है उसकी लाइट 8 मिनट बाद इधर आती है, तो हम जो हैं थोड़ा पीछे ही चल रहे हैं। रीजन सिंपल सा बताता हूँ। लाइट के लिए ना टाइम एग्जिस्ट करता है ना लेंथ एग्जिस्ट करती है।
अब इसका मतलब क्या है, जैसे ही हम स्पीड ऑफ लाइट को अटेन करते हैं, सिंपल से एक चीज़ होती है कि लाइट, जो भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट पे चलेगी उसके लिए टाइम खत्म हो जाएगा और डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो लाइट एक पॉइंट पे बनी और वो उसी पॉइंट पे है, उसके लिए दुनिया एक पॉइंट मात्र ही है। इसलिए कहते हैं कि अगर टाइम रुक गया तो हम एक्सपेंड कर जाएंगे थ्रू आउट यूनिवर्स। हमारी पोजीशन डिफाइन इसलिए ही है क्योंकि हम स्पीड ऑफ लाइट पे नहीं है। अच्छा, हमारी पोजीशन डिफाइन इसलिए ही है कि हमारे लिए टाइम एग्जिस्ट करता है। जिस मोमेंट पे हमारे लिए टाइम रुक जाएगा तो वी आर एज बिग एज यूनिवर्स। वी आर ओमनी प्रेजेंट, हम सब जगह एक जगह हैं और हर जगह। यही है, यही मेन सवाल, यही मेन चीज है कि भैया लाइट जो है वो सारा डिस्टेंस 13.9 बिलियन लाइट ईयर्स जो है वो इसलिए कवर कर जाती है तुरंत क्योंकि उसके लिए दुनिया सिर्फ एक पॉइंट है। ये सारी खेल है। लेकिन अगर ये सत्य है कि ये हमारी लिमिट है, तो क्या ऐसा टाइम आएगा, जो कई सारे साइंटिस्ट के रील्स वगैरह आते हैं जिनमें वो कहते हैं कि टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल, इट्स परहैप्स नॉट पॉसिबल टू गो बैक इन टाइम, बट वी कैन, इट इज पॉसिबल फॉर अस टू गो अहेड इन टाइम, फ्यूचर में जाना पॉसिबल है। क्या उतना तेज हम ट्रैवल कर पाएंगे? अब फ्यूचर में जाने का मतलब टेक्निकली वो फ्यूचर में कैसे बोलते जा सकते हैं, हम अपना आज छोड़ देते हैं बस। हम स्पीड ऑफ बहुत स्पीड से चलेंगे तो हम वो सारे प्रेजेंट मोमेंट नहीं जिएंगे बस। हम क्योंकि अर्थ पे टाइम कंपेरेटिवली फास्ट चलेगा, जो मूव कर रहा होगा इसलिए कंपेरेटिवली स्लो चलेगा। तो जब वो अर्थ पे वापस आएगा तो वो 2 साल बीते होगा, उसके लिए 2 साल बीते होंगे और दुनिया बहुत आगे चली जाएगी। लेकिन मेरे भाई, टाइम ट्रैवल इस सेंस का लॉजिक नहीं बनाएगा कि भाई उस टाइम ट्रैवल का क्या फ़ायदा जो तुम अपने सारे आज नहीं जी पाओगे। मेन टाइम ट्रैवल का खेल तब चालू होता जब तुम अपने डोरेमोन ने पॉकेट से निकाला एनीवेयर डोर और खोला और पहुंच गए हम पास्ट में। खोला और देखा डायनासोर को, भैया एस्टेरॉयड लगा भी था या नहीं लगा था। ये सारा खेल है। एनीवेज, बहुत देर तक बात हुई है और ऐसी ही वीडियोस हर 3 रील के बाद डालूंगा। अगर ये रील, इस वीडियो पे आपका अच्छा रिस्पांस आए तो हर रील के ऊपर जितने भी आप कमेंट करेंगे, जो सवाल पैदा होंगे उसको डिटेल्ड विद मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन और हमारी बकवास चीज़ों के ऊपर मैं बनाऊंगा, यूट्यूब पे बनाऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और बहुत जल्द मिलते हैं। दीक्षित को बिठाना है बीच में, दीक्षित के बिना ये वीडियो इनकम्प्लीट है। ठीक है, मिलते हैं, बाय, चलो, गुड इवनिंग। हालेलुया, हालेलुया, बाय।